पाकिस्तान भर में एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट तो प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल तक ने बोल दिया है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो अपनी ग्रिप टाइटन कर रही है हेविली कंट्रोल्ड डिजिटल मीडिया लैंडस्केप पर। वैसे तो पाकिस्तान में ऑफिशियली ट्विटर भी बैंड है, फायरवॉल भी लग चुका है। गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि भाई पाकिस्तान को नॉर्थ कोरिया बनाया जाए। पर ये जो आप जनाजा देख रहे हैं जमहूरियत का, ये जनाजा निकला अब है। ये जमहूरियत फौत यहाँ पर पिछले 8 साल में हुई है, इसका कत्ल किया गया है। जिस तरह वॉशिंगटन पोस्ट की भी टैगलाइन है, डेमोक्रेसी डाइज इन द डार्क। तो ये अंधेरे में मारी गई। अब आपको सिर्फ जनाजा नज़र आ रहा है सड़क पे, तो आप ज़रा हैरान हो रहे हैं कि ये मर कैसे गई बेचारी। अगर आप ये सारा शोर सुन रहे हैं कि पीका पीका पीकाचू, ये पीकाचू लॉ है क्या? प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट। ये एक्ट आई तो 2016 में, पर अब जो शोर मच रहा है 2025 में, वो है इसकी एक लेटेस्ट अमेंडमेंट का, जो कहती है कि भाई अब एक फेडरल इदारा बनेगा, एजेंसी बनेगी। FIA का जो साइबर क्राइम है, जो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करता था, उससे लेकर एक स्पेशल एजेंसी बनाई जाएगी जहाँ पर ये अब इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स जो हैं वो इन्वेस्टिगेट किए जाएंगे। बात है ये हमारी रियासत के आर्सनल में एक और हथियार होगा लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए, फ्रीडम्स को अटैक करने के लिए। इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी अगर फेक न्यूज़ जानबूझकर फैलाएगा जिससे इंसाइटमेंट होगी तो 3 साल की जेल होगी उसको, 20 लाख तक उस पर फ़ाइन लग सकता है, या दोनों चीज़ें भी उसके साथ हो सकती हैं। यही वजह है कि लॉ आने से पहले ही इमरान रियाज खान पाकिस्तान छोड़कर भाग गए, क्योंकि उनका तो पूरा कारोबार ही फेक न्यूज़ पर चलता है। देखें, ये बात कोई नहीं डिनाई कर रहा। अक्सर अब ऑनलाइन डिस्कशन में स्ट्रॉ मैन की जा रही है कि भाई फेक न्यूज़ एक मसला है। जी बिल्कुल, फेक न्यूज़ एक मसला है। हम सब फेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ हैं, हम सब डिसइंफॉर्मेशन के ख़िलाफ़ हैं। हम सब यही कहते हैं कि भाई अगर कोई जानबूझकर बार बार फैला रहा है, इंसाइटमेंट टू वायलेंस करने के लिए फैला रहा है, ये चीज़ गलत है। जो तनकीद आ रही है, जिस वजह से इस लॉ को ड्रकोनियन बोला जा रहा है, वो ये है कि हमारी रियासत की एक तारीख़ रही है कि इस तरह के कवानीन बनाए जाते हैं और उन कवानीन को अपने सियासी मुखालिफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है, या जिस शख्स को भी खामोश कराना हो उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है। जो इस कानून के ख़िलाफ़ आज भी शोर मचा रहे हैं, वो मुईद पीरज़ादा हों, वजाहत सईद ख़ान हो, आदिल राजा हो, इमरान रियाज ख़ान हो, ये सब इसी इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार हैं। वजाहत सईद ख़ान तो आसिफ गफ़ूर को अपना मेंटोर कहते थे। हमने देखा कि किस तरह हमारे ही इदारों ने फ़ंड की पॉडकास्ट डिसइंफॉर्मेशन फैलाने के लिए, एक पूरा प्रोपेगेंडा चलाया गया कि भाई 5th जनरेशन वॉरफेयर हो रही है हमारे ख़िलाफ़। तो फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन जो है वो जानबूझकर रियासत हमारी फैलाती है। इस तरह के टैड पोल्स मार्केट में छोड़ दिए जाते हैं, जो बड़े होकर जब फ्रॉग्स बनते हैं तो इनको ही काटने आते हैं। साबिर शाकिर ने तो ये भी बोल दिया था कि झूठ बोलना कोई मसला ही नहीं है। बेनज़ीर शाह ने अभी हाल ही की गवर्नमेंट के बारे में भी बहुत अच्छा थ्रेड किया, जिसमें उन्होंने बार बार इंस्टेंसेस बताए हैं कि भाई अगर फेक न्यूज़ मसला है तो ये तो आप लोग हैं जिन्होंने ये फेक न्यूज़ पोस्ट की है, तो क्या आप अपने आप को 3 साल जेल डालेंगे? इसमें पूरा एक थ्रेड है, आप जाकर देखें। उसमें बताती है मोहसिन नकवी ने कहा था कि पंजाब में 30% क्राइम जुर्म कम हो गया है, ऐसा झूठ था। PMLN के मिनिस्टर्स ने यह भी कहा कि ग्लोबल व्हाट्सएप डिस्ट्रप्शन है, ये भी झूठ था। कि US UK के भी नेशनल फायर वॉल्स हैं, मिसलीडिंग था। फिर जो आर्मी को लैंड दिया गया है वो बैरन था। ये सब बातें बाद में जाकर फेक प्रूफ हुई। हमने देखा है बार बार किस तरह चैनल्स को जानबूझकर फेक न्यूज़ दी जाती है प्रमोट करने के लिए, डिसइंफॉर्मेशन प्रमोट करने के लिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अवाम ही सिर्फ ये कर रही है, रियासत और रियासत के इदारे और हमारी हुकूमत वक्त भी फेक न्यूज़ में मुलव्वस है। तो अगर आप सीरियस हैं अबाउट कॉम्बैटिंग द इशू at hand, which is fake news, then you should deal with the issue, not come up with laws that you will use against your political opponents. और ये बात सिर्फ मैं नहीं कर रहा, आपकी जर्नलिस्ट कम्युनिटी, आपकी एक्टिविस्ट कम्युनिटी, आपकी लॉयर्स, फरिया अजीज़ जैसे लोग, उन्होंने सालों साल कोशिश की है गवर्नमेंट के साथ इंगेज करने के लिए कि हम भाई लेजिस्लेशन साथ मिलकर लेकर आते हैं। ड्राफ्ट्स भी शेयर किए हैं जो लोगों के राइट्स और फ्रीडम्स इम्पीड किए बगैर इस इशू को टैकल करते हैं, लेकिन उनको सुना नहीं जाता। उनको सुने बगैर लॉ को स्टीम रोल कर दिया जाता है। तो एक बदनीयती नज़र आती है जिस तरह से कवानीन बनाए जाते हैं, क्योंकि लॉ भी जो कहता है कि आप स्टेक होल्डर्स को इंगेज करें, उनको नहीं इंगेज किया जाता। साथ ही साथ ये भी है कि जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पोस्ट करेगा या लोगों को इंसाइट करेगा, वो कंटेंट भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। इतनी किताबों पढ़ने के बाद भी मुझे तो आज तक नहीं समझ में आया कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है क्या। मंजूर पश्तीन की बात मेरे ख्याल से सबसे एप्ट है। दरिया को कूज़े में बंद कर दिया है उन्होंने कि चंद शख्सियात के मिजाज का नाम है रियासत। तो जब रियासत को कोई चीज़ अपने ख़िलाफ़ लगे, वो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान या मज़हब का सहारा लेती है, उस चीज़ को एंटी इस्लामिक या एंटी पाकिस्तान
पेंट करके, उनको ट्रेटर्स लेबल करके, गद्दार लेबल करके और उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाती है, और फिर इस तरह के कवानीन जो हैं वो उन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। ये भी लिखा गया कि जो अनलॉफुल कंटेंट मेंबर्स ऑफ द जुडिशरी, आर्म फोर्सेस, पार्लियामेंट और प्रोविंशियल असेंबलीज को टारगेट करेगा वो भी ब्लॉक होगा। माजरत के साथ अगर हम पिछले 3 साल देखें या उससे भी ज़्यादा भी देखें, एक इंट्रा एस्टैब्लिशमेंट कॉन्फ्लिक्ट चल रही है जहां जुडिशरी के मेंबर्स को अटैक कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में फड्डे चल रहे हैं, एक्स आर्मी ऑफिसर्स को गालियां दे रहे हैं, गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग दूसरे लोगों को गालियां दे रहे हैं, एक प्रोविंशियल असेंबली दूसरी प्रोविंशियल असेंबली को बुरा बोल रही है। तो अगर तो भाई इन लोगों को क्रिटिसाइज़ नहीं किया जा सकता, ये सब चीज़ें, ये सब लोग जो हैं ये बियॉन्ड क्रिटिसिज्म हैं, तो आप लोग खुद ही जो पिछले 3 साल से कर रहे हैं, it makes no sense, right? You're doing this to curb any dissent against you. This is not about Pakistan or the sanctity of these institutions. Amendment bill में ये भी था कि statements from banned organizations or individuals cannot be uploaded on social media. हमने अभी देखा, हाल ही में भी देखा, तारीख में देखा है पाकिस्तान में किस तरह बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के भी जो लोग होते हैं उनको भी प्लेटफॉर्म्स दिए जाते हैं, वो रैलीज़ भी कर रहे होते हैं। तो मोस्ट लाइकली ये भी जो है ये पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा कानून। ये वाकई कोई जो वाकई में बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ख़तरे में हैं, उनकी हेट स्पीच या उनका टेररिज्म या टेररिस्ट लिटरेचर की डिसेमिनेशन को रोकने के लिए मेरी नज़र में तो नहीं किया जाएगा। ये भी कहा गया है कि 60 दिन तक आप सुप्रीम कोर्ट में इसके डिसीजंस के ख़िलाफ़ अपील कर सकते हैं। थोड़ा बहुत ही बचा कुचा पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मेरी नज़र में ये उसको भी ख़त्म करने के लिए लाया गया है। जो इंसिडेंट है जिसने शायद स्पार्क किया है द गवर्नमेंट इनटू एक्शन, वो नवंबर 26 है, बट देखें अब उसमें आपने क्या सबक सीखा। मैं भी ये मानता हूँ, मेरी भी एग्जैक्टली यही पोजीशन है कि पीटीआई ने डिसइंफॉर्मेशन फैलाई, पीटीआई ने बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया, पीटीआई ने इंटरनेशनली लोगों को मिसलीड किया अबाउट व्हाट रियली हैपेंड। तो उसका हल क्या होना चाहिए? मेरी नज़र में द सोल्यूशन टू बैड स्पीच इज़ गुड स्पीच। आप अगर चीज़ें ओपन रखते, आप अगर जर्नलिस्ट को आने देते, आप अगर इंडिपेंडेंट न्यूज़ एजेंसीज़ को आने देते, तो वीडियो एविडेंस होता। पीटीआई जो कह रही है भाई लाइट बंद करके 300-400 लोगों को मार दिया, वो लाशें गायब हो गई, हेलीकॉप्टर, सबको पता है ऐसा कुछ हुआ नहीं, पर अगर ये चीज़ें कैमरास के सामने होती तो हमारे पास वीडियो एविडेंस भी होता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। द फैक्ट दैट आपने कोशिश की कि कोई इन्फॉर्मेशन ना जाए, सारी इन्फॉर्मेशन दब जाए, किसी को पता ना चले, आने ना दिया जाए, तो आपने इस प्रोपेगेंडा की राह हमवार की, आपने वो रास्ता खोला कि भाई पूरा का पूरा इस पर प्रोपेगेंडा किया जाए। साथ ही साथ फेक न्यूज़ को अगर आप कॉम्बैट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट की जो इनिशियल पोजीशन थी कि कोई भी नहीं मरा, ये भी तो फेक थी, ये तो प्रूव हो गई कि फेक थी। तो गवर्नमेंट की अगर ऑफिशियल पोजीशन जो है, जो वो ले रहे हैं, जो गवर्नमेंट के लोग कह रहे हैं, वो फेक न्यूज़ है, तो जो इंसान फिर उस पर रिपोर्ट करे या जो सच बोले, क्योंकि वो गवर्नमेंट के हिसाब से तो वो फेक हो गई, क्योंकि गवर्नमेंट तो कुछ और बोल रही है, तो जो सच भी बोल रहा है वो भी फिर मुजरिम हो गया गवर्नमेंट की नज़र में, क्योंकि गवर्नमेंट की पोजीशन झूठ है। और तब भी यही पी का इस्तेमाल किया गया। 150 जर्नलिस्ट और व्लॉगर जो हैं उनको बुक कर दिया गया अंडर पी का। ये मसला है कि जब आप ये वेपन्स दे देते हैं स्टेट को, तो स्टेट इनको इस्तेमाल करती है अगेंस्ट एनीबडी दे वांट टू साइलेंस। नहीं है कि जो हमारे करंट कवानीन हैं दे आर इनएडिक्वेट टू डील विद द इशूज़ एट हैंड। अगर हम इंसाइटमेंट टू वायलेंस की बात कर रहे हैं, इंसाइटमेंट टू वायलेंस मेरे ख्याल से दुनिया के हर मुल्क में जुर्म है। किसी मुल्क में आप इंसाइटमेंट टू वायलेंस नहीं कर सकते। मैं सड़क पे जाके भी कर रहा हूँ तो वो इंसाइटमेंट के ज़ुमरे में ही आएगा। तो अगर वो सड़क पे क्राइम है तो मैं सोशल मीडिया पे करूँगा, वो भी क्राइम ही रहेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अलग ट्राइब्यूनल्स बनाएं, पैरेलल लीगल सिस्टम्स बनाएं। यही फ़र्क है महज़ब माशरे में जहाँ कवानीन होते हैं, कोर्ट्स होते हैं, और पाकिस्तान में जहाँ हम चाहते हैं कि भाई जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी राइट्स हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन हैं, वो सेट असाइड हो जाए। हम अगर किसी बंदे के पीछे जाते हैं, हमें वो जेल में चाहिए तो हमें वो चाहिए, हमें ये लीगल मसले मसाइल में नहीं फंसना। गवर्नमेंट अक्सर कोट करती है यूके राइट्स की एग्जांपल कि देखें वो भी तो मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से हुआ, वो भी तो फेक न्यूज़ की वजह से हुआ। वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इसमें आप फ़र्क देखें। पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने बंदा फड़ा, रेड मारी, उसको उठाया, यूके भेज दिया। यूके कोर्ट्स में वो ट्रायल हुआ। गवर्नमेंट का जो शौक है या गवर्नमेंट का जो इंटेंशन है या गवर्नमेंट जो चाहती है, दैट कैन नॉट सुपरसीड द ह्यूमन राइट्स एंड द फ्रीडम्स ऑफ इंडिविजुअल्स। गवर्नमेंट रात में आके बंदे उठाकर मिसिंग नहीं कर सकती, यहाँ पर करती है। मौज़िब माशरों में नहीं करना चाहिए।
यही हुआ यूके में। जब केस गया अदालत में तो अदालत ने देखा कि एडिक्वेट एविडेंस नहीं है टू प्रूव इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस। बंदे ने पोस्ट किया था, वो फेक न्यूज़ थी, पर 6 घंटे बाद जब उसको पता चला फेक न्यूज़ है तो उसने डिलीट कर दिया। हमने तो उसको साइबर टेररिज्म बना दिया ना, बट यूके कोर्ट ने देखा कि भाई जो आप प्रूफ करना चाहते हैं, जो आप केस बनाना चाह रहे हो, इंसाइटमेंट टू वायलेंस एक्सेट्रा, उसका एविडेंस नहीं है। डिफेंस लॉयर ने ये भी बोला कि फेडरल इन्वेस्टिगेटर्स ने भी एक एविडेंस नहीं प्रोवाइड किया कि इंसाइटमेंट टू वायलेंस हुई है। दिस इज व्हाट अ लीगल सिस्टम शुड डू, दिस इज व्हाट अ कंट्री ऑफ लॉज, दिस इज व्हाट शुड हैपन इन अ कंट्री ऑफ लॉज, कि भाई लोगों के राइट्स हैं, कानून है। अगर तो आपको लगता है कि किसी ने कुछ किया है गलत, इस एविडेंशियरी रिक्वायरमेंट, इस लीगल रिक्वायरमेंट पे पूरा ला कर प्रूफ करो, तब इसके फ्रीडम्स इम्पीड होंगे। पाकिस्तान में हम बिल्कुल उल्टा करते हैं, गाय को काट से पहले डाल देते हैं। हम कहते हैं कभी पहले बंदा उठा लो, जेल में डाल दो, हमें लगता है इसने किया है, अब तू बता भाई तूने किया है या नहीं किया। आप इस तरह से सारे लॉ कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़कर, जलाकर लोगों के राइट्स और फ्रीडम्स नहीं इम्पीड कर। और ये कौन चाहते हैं कि कानून ना हो, कोर्ट्स ना हो? वही चाहते हैं जो मिलिट्री कोर्ट्स चाहते हैं। लेकिन हम लोग इस चीज़ में फंसे रहते हैं, बस एक दूसरे को गालियाँ देने में। अब भी जब ये कानून आया तो पीपीपी के सेनेटर शहरी रहमान हैं, फ़रतुल्लाह बाबर हैं, उन्होंने बड़ी तनकीद की, पर सेनेट में भी ये पास हो गया। प्रेसिडेंट जरदारी ने इसको साइन भी कर दिया। तो पीपीपी के खाने के दांत कुछ और हैं और दिखाने के दांत कुछ और हैं। ब्राउनी पॉइंट्स के लिए वो आकर सोशल मीडिया पर शोर मचाते हैं, बट पीछे पीछे कानून सारा पास कर देते हैं। आप अगर टॉक शो के एपिसोड देखें एजाज सैयद के साथ, आसिफ बशीर चौधरी ने बताया कि किस तरह वो सेनेट में मौजूद थे, जर्नलिस्ट भी मौजूद थे, पीटीआई के भी सेनेटर्स जो भी अगेन सोशल मीडिया पे शोर कर रही है, पीपीपी के सेनेटर्स, पीएमएलएन के सेनेटर्स, और बोला भाई पास तो होना है। तो जी आप, अब मुझे नहीं पता इस वक्त पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट की क्या डील चल रही है। पीटीआई ने बोला हम गवर्नमेंट से बात नहीं करेंगे, गवर्नमेंट के साथ टॉक्स ख़त्म कर दिए हैं, पीछे इस्टेब्लिशमेंट से बातें चल रही हैं, तो इसीलिए भी वो खुलकर ज़्यादा तनकीद नहीं कर रहे। बट ये स्पीचेस देते हैं, पीपीपी वालों ने भी बड़ी स्पीचेस दी, पीटीआई वालों ने भी बड़ी स्पीचेस दी, हाँ अल्लाह बहुत बुरा हो रहा है, पीछे पीछे लॉ पास हो गया और किसी को कोई मसला नहीं। अनफॉर्चुनेटली यही पाकिस्तान की तारीख रही है और आप बार बार इसी एक फेक WWE की तरह का जो डेमोक्रेसी है उसमें फंस जाते हैं। जब इमरान खान ने पीका अमेंड किया था, पीका को एक्सपैंड किया था, तो उस वक्त अभी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उनकी ट्वीट थी, सो कॉल्ड डेफेमेशन अमेंडमेंट टू पीका प्रोमलगेटेड बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस शोज द रियल fascist face of the ruling clique. After imposing curbs on mainstream media, they are out to muzzle social media. But can they go against the currents of time? Can truth be hidden? मैं तो फुली एग्री करता हूँ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ आपके साथ। इमरान खान भी आज इस तरह की ट्वीट कर देंगे। उस टाइम जो लोग पीएमएलएन के सपोर्टर्स थे वो बोलेंगे देखें हक पे खड़ा हुआ है शहबाज शरीफ। आज जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं वो कहेंगे हक पे खड़ा हुआ है इमरान खान। जब आप अपोजिशन में होते हैं इस तरह की ट्वीटें आती हैं, जब आप गवर्नमेंट में होती हैं आप पीका की तरह के लॉज पास कर देते हैं। और उस वक्त पीटीआई ने बड़ा सेलिब्रेट किया था। लाहौर हाई कोर्ट की जब जजमेंट आई तो फवाद चौधरी ने उसको सेलिब्रेट किया। फिर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अत्तर मिन्नुल्लाह थे उस वक्त, उन्होंने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया। तो फिर शहबाज शरीफ का ट्वीट आया, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द मीडिया बॉडीज एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ऑन देयर स्ट्रगल टू गेट ड्रैकोनियन पीका ऑर्डिनेंस डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. It marks a great victory for our media and democratic forces. Last 4 years have witnessed unprecedented curbs on freedom of speech. तो सर जब आप प्राइम मिनिस्टर बने तो आपने क्या किया? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इन लोगों को नहीं पता। मेरे ख्याल से तो अभी जो गवर्नमेंट है उसको ये भी पता है कि कल को ये कानून हमारे खिलाफ इस्तेमाल होंगे। लेकिन सबको पता है हु इज़ द ऑल पावरफुल, उसके सामने फिर आप सर झुका देते हैं। और ये पीका लॉ ओरिजिनली भी पीएमएलएन ही लेकर आई थी। फरिया अजीज़ के जो सारे डॉन पे आर्टिकल्स हैं वो पढ़ लें, उन्होंने हाल ही में भी लिखा है पिछले हफ्ते, जिसमें वो तारीख बताती हैं कि किस तरह से 2015 में पहले ड्राफ्ट आया, फिर 2016 में ये कानून बन गया। 2022 में उन्होंने 3 आर्टिकल लिखे, पीका 1, पीका 2, पीका 3। मैं आपको अपनी राय तो बता चुका हूँ कि पीका 1 हो, पीका 2 हो, पीका 2 ही है। तो पढ़ लें आप, क्योंकि ये जो हम इन चीज़ों में फंस जाते हैं ना, मैंने भी जब तनकीद की तो लोगों ने बोला भाई इस गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता, आज इमरान खान बाहर होता तो ऐसा नहीं होता। जब इमरान खान बाहर थे उन्होंने क्या किया? जब नवाज़ शरीफ, अब दूसरी तरफ जो लोग आर्ग्यू करते हैं, जो अली आफ्ताब सईद की पेट पीव है कि नवाज़ शरीफ का दिल नहीं मानता था, तो नवाज़ शरीफ जब थे तब क्या हुआ? पीका आया ना। तो तीनों आप आर्टिकल्स पढ़ें, वो आपको बताती हैं कि किस तरह 2017 में जब पीका आ चुका था, 2016 में, 2017 में पॉलिटिकल वर्कर्स को टारगेट किया गया, सेनेटर्स तक पे इस्तेमाल किया गया, एमपीएस तक पे इस्तेमाल किया गया, जर्नलिस्ट को उठाया गया। दिस वाज द प्रीवियस पीएमएलएन रिजीम।
इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि डेमोक्रेसी का जो कत्ल होना शुरू हुआ है वो 2017 से हुआ है। फरिया अजीज लिखती हैं, द ऑनगोइंग डिस्क्वालिफिकेशन केस अगेंस्ट नवाज शरीफ, disappearances of bloggers and leveling of allegations of anti-state propaganda and blasphemy against them, the vicious targeting of those campaigning for the release on mainstream media, and the rejection of the Dawn Leaks inquiry reports by the then DG ISPR through a tweet dominated the news cycle in the first half of 2017. ये हो रहा था 2017 में। उस वक्त हम लोग भंगड़े डाल रहे थे क्योंकि लोगों को तब्दीली का नशा करना था, तो आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा था किस तरह डेमोक्रेसी वाज डाइंग इन द डार्क इन पाकिस्तान। जब पहले लॉ आया तो इमरान खान ने बोला हमारे पार्टी वर्कर्स के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। फिर जब नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हो गए और PMLN के लोग उठाने शुरू हो गए तो उनके वर्कर्स, PMLN के जो वर्कर्स हैं वो डिसअपियर होना शुरू हो गए। फिर जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन गए तो पीका 2 जो आर्टिकल है वो भी पढ़ें कि इमरान खान के दौर में ये 5th जनरेशन वॉरफेयर वाली बातें हुई, PTM पे क्रैकडाउन हुआ, PTM के लीडर्स का तो कत्ल तक हो गया, शाहजेब जिलानी के खिलाफ केसेस बने, कई जर्नलिस्ट हैं जिनको टारगेट किया गया, एक पूरी लिस्ट आई। PTI का डिजिटल मीडिया विंग था जिसने इस लिस्ट पे काम किया। मैं आपको पिछली एक पॉडकास्ट में बता चुका हूँ कि कौन से पॉडकास्टर भी इन्वॉल्व थे उसमें। पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट बनाया गया जिसमें आपको बताया गया कि भाई ये सब गद्दार हैं। बजाज सईद खान के जो मेंटोर हैं आसिफ गफूर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बताया कैसे गद्दार हैं। गुलाल इस्माइल के जो पेरेंट्स हैं उनको हरास किया गया, टारगेट किया गया। फिर फरिया अजीज़ का आर्टिकल है पीका 3 जिसमें वो और लिस्ट बताती हैं 2020 में किस तरह स्टूडेंट, एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, सॉलिडारिटी मार्च करने वाले सबको टारगेट किया गया। जर्नलिस्ट अबसार आलम हो, बिलाल फारूकी हो, असद तूर हो, गुल बुखारी हो, इन सबको टारगेट किया गया। अबसार आलम ने तो आकर अब खुलकर बता दिया है कि किस तरह पेमरा को इस्तेमाल किया जा रहा था। ये चीज़ें ओवरनाइट नहीं होती हैं। डेमोक्रेसी डाइज इन द डार्क। डेमोक्रेसी जो पाकिस्तान में स्लाइड डाउन हुई है उसकी तारीख देखें, एंड पीका इज़ अ very good manifestation of that, how all these parties are involved, how all these parties when they're in opposition realize how draconian these laws are, but when they come into power they pass these laws. तो आज जो लोग बड़ा शोर मचा रहे हैं ज़रा अपनी तारीख तो देखें कि आप लोगों ने क्या किया था। एंड यस, आप बोल सकते हैं कि भाई पीका 2016 में जो है वो माइल्ड था, फिर 2020 में हॉट हो गया और 2025 में तो अब पेरी पेरी हॉट हो गया है। भाई अब तो हदें ही पार हो गई हैं। पर हदें पार होना मेरी नज़र में आसान होता है। पहले जब एक दफ़ा डैम टूट जाए तो 6 फीट से 12 फीट पानी आना ज़्यादा आसान होता है डैम तोड़ने से। वो जो डैम तोड़ने का सिलसिला था और ये जो कब्रें खोदी जा रही थी जमहूरियत की, ये कब्रें खोदने में ये सब लोग शामिल थे। ये मुहित पीरज़ादाज़, ये आदिल राजाज़, ये इमरान रियाज़ ख़ान खुशी खुशी से हंस हंस के कब्रें खोद रहे होते थे क्योंकि इनको लगता था इस जमहूरियत की कब्र में इनके मुखालिफिन जाएंगे। तब भी आप लोग हमें गालियाँ देते, तब भी हमें आप गालियाँ देते हैं, तब भी गलत था, आज भी गलत था। पीका 1 हो, पीका 2 हो, पीका 3 हो, वो गलत है। जब इमरान खान ने भंगड़े डाले, आज उनके खिलाफ ये कानून इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर आज PMLN और PPP भंगड़े डालेगी, आप लिख लें कि कल को, परसों, तरसों, कभी ना कभी इन्हीं के खिलाफ ये कानून इस्तेमाल हो रहे होंगे। और बीच में जो मेरे जैसे लोग हैं, एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो उस दौर में भी पिस रहे थे, जो नहीं है इस्टेब्लिशमेंट की साइड पे या किसी पॉलिटिकल पार्टी की साइड पे, वो इस दौर में भी पिस रहे हैं। तो हमारे मुकद्दर में तो पिसना ही लिखा है, कभी पीका से, कभी किसी और चीज़ से। रब रखा।